हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अधिगम क्लासेस। आज की इस वीडियो में मैं क्लास 8th के एसएसटी का सेकंड चैप्टर लेकर आई हूँ। इस चैप्टर का नाम है रीशेपिंग इंडियाज़ पॉलिटिकल मैप। इस चैप्टर में हमको इंडिया के मिडाइवल पीरियड के बारे में पढ़ना है और इसमें ज़्यादातर हमें दिल्ली सल्तनत और मुग़ल्स के बारे में पढ़ना है। चैप्टर का एक ओवरव्यू लेते हैं हम और हम ये देखते हैं कि हमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं इस चैप्टर में। सबसे पहले हमें पढ़ना है राइज एंड फॉल ऑफ दिल्ली सल्तनत। दूसरा है टॉपिक है रेजिस्टेंस टू दिल्ली सल्तनत। तीसरा है द विजयनगर एम्पायर, जिसमें हमें कृष्णदेवराय के बारे में पढ़ना है। मुग़ल्स के में हमें अकबर और औरंगज़ेब के बारे में पढ़ना है। वैसे जानना तो हमें सारे एम्परर्स को है थोड़ा बहुत, लेकिन मेनली अकबर और औरंगज़ेब को मेन यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। साथ ही साथ हमें यह भी देखना है कि मुग़ल्स का किन लोगों ने विरोध किया। रेजिस्टेंस टू द मुग़ल। दिल्ली सल्तनत में हमें अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, मेनली इन दो इम्परर के बारे में डीपली पढ़ना है। और इसके बाद हमें राजपूत्स के बारे में भी पढ़ना है, अहोम्स किंगडम के बारे में पढ़ना है। फिर हमें सिख के बारे में भी पढ़ना है। साथ ही साथ हमें यह भी देखना है कि दिल्ली सल्तनत और मुग़ल एम्पायर के समय इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, दिल्ली सल्तनत का एडमिनिस्ट्रेटिंग फ्रेमवर्क कैसा था और मुग़ल्स का एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क कैसा था, उस समय के लोगों की लाइफ कैसी थी। इन चीज़ों को हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम ये जान लें मिडाइवल पीरियड। मिडाइवल पीरियड है क्या? मिडाइवल पीरियड का मीनिंग होता है बिटवीन टू एजेस, दो एजेस के बीच में जब जो बीच का समय है उसको हम कहते हैं मिडाइवल पीरियड। इसको कैसे, दो युगों के बीच का समय, इसको हम कहेंगे मिडाइवल पीरियड। यूरोपियन हिस्ट्री में ये खास ज़्यादातर रोमन एम्पायर के फॉल और पुनर्जागरण के बीच के समय को जाना जाता है यूरोपियन हिस्ट्री में। ये है 5th सेंचुरी से 14th to 16th सेंचुरी के बीच का समय। ये इस समय को ज़्यादातर जो हिस्टोरियंस हैं वो डार्केस्ट पार्ट बोलते हैं, लेकिन इसी समय ग्रीक और रोमन आर्ट और लिटरेचर की डिस्कवरी हुई, तो इसलिए इसको पुनर्जागरण का काल कहते हैं। और इंडिया के परिप्रेक्ष्य में अगर इंडिया में देखें तो यह पीरियड आता है 11th to the 17th सेंचुरी। 11th और 17th सेंचुरी के बीच के समय को हम इंडिया में मिडाइवल पीरियड कहते हैं। अब इस वीडियो का पहला टॉपिक हम शुरू करेंगे, राइज एंड फॉल ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई। When did दिल्ली सल्तनत फॉर्म? तो दिल्ली सल्तनत जो है वो 1192 में पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने हराया था। पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद ही दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। ये जो उस समय का समय जो था 11th सेंचुरी का समय इंडिया में, वो उस समय बहुत आक्रमण बहुत ज़्यादा हो रहा था। कहाँ से होता था? ये होता था हिंदू कुश माउंटेन की तरफ के पीछे से। ये हिंदू कुश माउंटेन जो पर्वत श्रृंखला है उधर से ये जो होते थे, ये ज़्यादातर तुर्की और अफगान सेंट्रल एशिया के लोग
तुर्की और अफ़गानी होते थे, अफ़गान के थे ये लोग। तो ये ज़्यादातर उस समय बाहर से इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर उस समय वो आक्रमण करते थे, अटैक करते थे उस समय। क्यों करते थे? तो वो उनका एम्बिशन था। एम्बिशन क्या था? वो अपने साम्राज्य का विस्तार करने चाहते थे और साथ ही साथ अपने रिलीजन को भी फैलाना चाहते थे। इसलिए वो यहाँ मतलब हर जगह वो उस समय अटैक कर रहे थे। और उसी श्रृंखला में, उसी समय में ये 1192 के समय में इन लोगों ने हिंदू कुश पार करके, और मोहम्मद गोरी आया और उन लोगों ने पृथ्वीराज चौहान को हराया और उसके बाद सल्तनत डायनेस्टी का फाउंडेशन रखा गया। सल्तनत डायनेस्टी में 5 डायनेस्टी हुए। पहला हुआ मामलुक, दूसरा हुआ खिलजी, तीसरा हुआ तुगलक, चौथा सैयद और 5वां हुआ लोधी। पहला कौन सा? मामलुक, दूसरा खिलजी, थर्ड वन तुगलक, फोर्थ सैयद एंड फिफ्थ वन लोधी। ये सल्तनत डायनेस्टी के जो 5 डायनेस्टीज थे, ये तुर्की अफ़गान थे, ये टर्किश थे और अफ़गान थे। तो इस तरह ये 5 डायनेस्टी दिल्ली की सल्तनत पर अपना वो राज की। आगे बढ़ते हैं हम। दिल्ली सल्तनत का उस समय क्या था कि बहुत ही पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी। क्यों? उस समय होता क्या था कि बहुत ही वो अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए बहुत ही मिलिट्री कैंपेन करते थे और बहुत आक्रमण करते थे, अटैक करते थे। कौन? ये जो तुर्की और अफ़गानी थे, ये लोग ऐसा करते थे। और उन्होंने क्या किया? इंडिया में बहुत सारे टेम्पल्स और लर्निंग साइट्स को, खासतौर से हिंदू लर्निंग साइट थे, उनका डिस्ट्रॉय कर दिया। साथ ही साथ उस समय क्या हो रहा था कि जो दिल्ली सल्तनत में जो सुल्तान थे, वो उनके बीच की लड़ाई, सुल्तान बनने के लिए जो उनके बीच की लड़ाई थी, वो बहुत ज़्यादा कभी कभी वायलेंट हो जाती थी। होता क्या था कि लगभग तीन में से दो सुल्तान जो थे, वो अपने ही एंसेस्टर को मार के या उनको हरा के, उनसे लड़ाई करके, युद्ध करके, और वो सुल्तान बने थे। तो बहुत ही उस समय वायलेंस और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी। एक तरफ तो ये लोग अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए, अपने किंगडम को बढ़ाने के लिए अटैक करते थे दूसरे जगहों पे, दूसरे किंगडम्स पे। साथ ही साथ वहाँ बहुत लूट मचाते थे और वहाँ के पे बहुत वायलेंस करते थे, लोगों को मारते थे। और उनके जो रिलीजियस प्लेसेस हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देते थे। वहाँ के सारे वेल्थ को लूट कर वो लेके आते थे। साथ ही साथ ये जो सुल्तान थे, वो आपस में भी सुल्तान के पद के लिए या सुल्तान बनने के लिए लड़ते थे और अपने ही एंसेस्टर को मार के या हरा के ये सुल्तान बनते थे। तो इस तरह उस समय बहुत ही वायलेंस और इनस्टेबिलिटी थी पॉलिटिकली। इसके बाद इसी समय आते हैं 14th सेंचुरी में अलाउद्दीन खिलजी। ये जो थे खिलजी वंश के थे 14th सेंचुरी के समय। इन्होंने क्या किया? इन्होंने इंडिया के नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया पे बहुत बड़ा मिलिट्री कैंपेन किया। और ये क्या किया? बहुत सारे सिटीज़ को लूटा। और उसी टाइम पे इन्होंने एक काम और किया कि उस समय मंगोल लोग का बहुत आक्रमण हो रहा था। तो ये मंगोल लोग जो थे, वो क्या कर रहे थे? अपना किंगडम को
बढ़ाने के लिए ये लोग हर जगह अटैक कर रहे थे। तो खिलजी जी के ने क्या किया, खिलजी ने क्या किया कि मंगोलों को रोका। ये जो मंगोल थे वो भी चाहते थे कि इंडिया को मंगोल एम्पायर में मिला लिया जाए, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने जब तक वो रहे तब तक उन्होंने मंगोलों को इंडिया में आगे बढ़ने नहीं दिया। उनको हमेशा सीमा पार मतलब लड़ाई होती थी, वे अटैक करते थे और फिर ये खिलजी लड़ाई करते थे और हमेशा मंगोलों को इंडिया के अंदर आने नहीं दिया, वहीं से वो भगा देते थे। अलाउद्दीन खिलजी के एक दास थे, स्लेव, जनरल मलिक काफूर। ये जो थे ये बहुत ही ज़्यादा तेज कहेंगे या बहुत ही बहादुर थे। इन्होंने क्या किया, साउथ की तरफ, इंडिया के साउथ पार्ट की तरफ इन्होंने अपना कैंपेन किया और ये वहाँ पे वो मिलिट्री ऑपरेशंस वगैरह बहुत किए। इन्होंने हिंदू सेंटर्स पे, हिंदू किंगडम्स पे बहुत अटैक किया, जिसमें आता है श्रीरंगम, मदुरई और चिदम्बरम। इन जगहों पर मलिक काफूर ने और ये अलाउद्दीन खिलजी ही बोलेंगे, खिलजी के अंडर मलिक काफूर थे, उनके जनरल थे, उन्होंने इन जगहों पर आक्रमण किया। तो इस तरह से हमने क्या देखा अलाउद्दीन खिलजी के अंदर, तो पहला काम इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी ने किया कि बहुत सारे मिलिट्री कैंपेन्स किए, कहाँ कहाँ पे, नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया पर। उसके बाद इन्होंने किया क्या, मंगोल्स को इंडिया में आने से रोका। तीसरा ये पॉइंट देखा कि इनके जो स्लेव थे जनरल मलिक काफूर, उन्होंने सल्तनत डायनेस्टी को साउथ की तरह एक्सपेंड करने के लिए उधर अटैक्स किए। कहाँ कहाँ अटैक किया, श्रीरंगम में, मदुरई और चिदम्बरम में। इसके बाद आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि तुगलक डायनेस्टी से थे। मोहम्मद बिन तुगलक का समय ऐसा था कि उस समय ही मौर्य एम्पायर के बाद पहली बार इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो थी वो बहुत बड़े एक ही रूलर के अंदर, बहुत बड़ा भूभाग जो था एक ही रूलर के अंदर अंतर्गत था, और वो थे मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक जो थे उन्होंने बहुत से काम किए। इनके आइडियाज़ बहुत ही अलग होते थे, लेकिन हमेशा इनके आइडियाज़ जो होते थे वो हमेशा फेल हो जाते थे। वो एम्बिशियस तो बहुत थे, उनके अंदर बहुत एम्बिशन था, बहुत दूर की सोचते थे, लेकिन वो जब उन आइडियाज़ को लागू करते थे तो वो फेल हो जाते थे, वो ठीक से नहीं कर पाते थे, या कहीं कि किस्मत साथ नहीं देती थी, जो भी हो, लेकिन इनके आइडियाज़ बहुत हमेशा फेल हो जाते थे। इनका पहला काम था कि इन्होंने अपने कैपिटल को दिल्ली से दौलताबाद की तरफ शिफ्ट किया। दौलताबाद जो कि अभी देवगिरी को कहेंगे, जो कि प्रेजेंट डे में संभाजी नगर कहलाता है। देवगिरी के नगर पास में संभाजी नगर में अभी ये संभाजी नगर कहलाता है। तो अब दिल्ली से कहाँ शिफ्ट किया, दौलताबाद, जो कि 1000 किलोमीटर के करीब है। और जो वहाँ उनके साम्राज्य के जो लोग थे, पीपुल थे, उनको फोर्सफुली भेजा गया कि नहीं आप चलो, वहाँ चलना है, वहीं रहना है। लेकिन उनका प्लान कुछ समय बाद उनका प्लान जो था वो फेल हो गया। 1000 किलोमीटर बहुत दूरी होती है जाने में, वहाँ रहने में, वहाँ बसने में, मतलब वहाँ लोग सरवाइव नहीं कर पाए और वो प्लान उनका फेल हो गया।
उसके बाद इनका दूसरा प्लान एक था टोकन करेंसी। टोकन करेंसी में इन्होंने क्या किया कि एक चीपर कॉइन यूज़ किया जो वो कॉपर का होता था, और उसकी वैल्यू इन्होंने गोल्ड और सिल्वर के बराबर रखी। तो लोगों ने क्या किया, गोल्ड और सिल्वर छुपा के रख, गोल्ड और सिल्वर इकट्ठा करने लगे, और जो कॉपर जो कि सस्ता अवेलेबल था हर जगह, उनका वो करेंसी यूज़ करने लगे। तो गोल्ड और सिल्वर सब लोगों ने छुपा के रख लिया, तो ये भी एक गोल्ड और सिल्वर की कमी हो गई। तो एक तरह से ये भी प्लान उनका फेल हो गया। उनके जो आइडियाज़ थे वो तो बहुत अच्छे थे, लेकिन वो उसको अच्छी तरीके से लागू नहीं कर पाए। इसके बाद हम देखेंगे कि सल्तनत काल में वेल्थ और टैक्सेस, धन और टैक्स के बारे में हम लोग देखेंगे। तो जो सुल्तान का लाइफ था वो तो बहुत लग्जरियस था और बहुत अच्छा ज़िंदगी जीते थे वो लोग। अच्छा कपड़ा पहनते थे, ज्वेलरी पहनते थे, ऑर्नामेंट्स पहनते थे, और बहुत अच्छा अच्छा खाना खाते थे। तो ये भाई पैसे या कहाँ से आते थे? ये जो पैसे थे, ये वेल्थ जो था उनके लिए, वो सब आता था प्लंडर से। कहाँ से? ये जो मिलिट्री ऑपरेशन करते थे, तो उस समय ये जो लूट पाट करते थे, तो उन उन लूट पाट के जो भी वेल्थ धन हुए उसका यूज़ करते थे अपने लग्जरियस लाइफ के लिए। साथ ही साथ जो टैक्सेस लगता था, ज़्यादातर कॉमन पीपल पे लगता था, और वे क्या होते थे, साथ ही साथ स्लेव का ट्रेड होता था। कुछ जैसे स्लेव का ट्रेड क्या होता था, उससे पैसे आते थे। ये स्लेव जो होते थे, ये उनको जैसे किसी ने कुछ स्लेव हैं आक्रमण में जब अटैक किया कहीं, तो वहाँ से कुछ लोगों को पकड़ के ले आए और उनको बेच दिया मार्केट में। तो जिसने उन्हें खरीदा, पैसे दे के खरीद दिया, तो फिर वो जो बंदी है वो उसके यहाँ फ्री में काम करेगा। वो जब तक रहेगा तब तक फ्री में रहेगा, इसके बदले में उसे खाना दिया जाएगा। तो ये फ्री में काम करते थे, और साथ ही साथ ये इन लोगों को सेंट्रल एशिया में भी भेजा जाने लगा बेच के। तो सेंट्रल एशिया से लोग आते थे इन लोगों को खरीदने के लिए, स्लेव्स को। तो इससे भी ये जो सुल्तान है उन लोग को पैसे आते थे, जिसका यूज़ वो अपने लाइफस्टाइल पे करते थे। इस समय बहुत ज़्यादा, इस पीरियड में सब बहुत ज़्यादा अटैक हुए किस चीज़ों पे, होली प्लेसेस पे, ये बुद्धिस्ट प्लेसेस पे, जैन्स के प्लेसेस पे, और हिंदू टेम्पल्स पे। ये जो भी सेक्रेट इमेजेस थे बुद्ध के, जैन टेम्पल्स में जो भी इमेजेस हैं, जहाँ भी इन लोगों पे बहुत इन लोगों ने अटैक किया। और ये एक तरह से एक वो था कि ये अपना अटैक करते थे लूटपाट के लिए नहीं, ये अपने ये जो रिलीजियस आइकॉन्स थे उनको ख़त्म करना चाहते थे। वो अपने रिलीजन को ज़्यादा वैल्यू देते थे और रिलीजियस आइकॉन को ख़त्म करते, दूसरे के रिलीजियस आइकॉन को ख़त्म कर रहे थे।
यहाँ एक वर्ड आया है आइकनोक्लाज्म। आइकनोक्लाज्म इसका अर्थ होता है द रिजेक्शन और डिस्ट्रक्शन ऑफ आइकन्स और रिलीजियस इमेजेस। मतलब जो रिलीजियस आइकन है और रिलीजियस इमेजेस है उनको डिस्ट्रॉय करना आइकनोक्लाज्म कहलाता है। ये इनका मानना है, ऐसे लोगों का मानना है कि वे पुरानी मान्यताओं या अंधविश्वासों और रूढ़िवादिता जो है उसको ख़त्म कर रहे हैं। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, जो दूसरे रिलीजन के आइडल्स हैं, रिलीजियस आइडल्स हैं, उसको तोड़ देते हैं, टेम्पल्स को तोड़ देते हैं। आपने देखा कि सल्तनत काल में, सल्तनत डायनेस्टी के समय, उस समय बहुत ज़्यादा बुद्धिस्ट जो रिलीजन आइकन्स थे उनको तोड़ा गया, बहुत सारे टेम्पल्स को तोड़ा गया। इवन जो एजुकेशन का हिंदू एजुकेशन के जो प्लेसेस थे उनको भी डिस्ट्रॉय किया गया। साथ ही साथ जैन लोगों के भी रिलीजियस आइकॉन को तोड़ा गया। तो ये सब एक तरह से आइकनोक्लाज्म के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद जजिया। जजिया जो है एक टैक्स है। यहाँ गलत टाइप हो गया है। यहाँ टैक्स नहीं होगा, टैक्स होगा। जजिया जो है एक टैक्स है नॉन मुस्लिम्स पे। क्यों? ये उस समय के जो इम्परर थे वो नॉन पे ये जजिया का टैक्स लगाते थे, क्योंकि जितने भी इम्परर्स थे सारे मुस्लिम थे, तो वो नॉन मुस्लिम से ये टैक्स लेते थे। क्यों लेते थे? ताकि इसके बदले आपकी हम सुरक्षा करें और आपका सेना के द्वारा आपका रक्षा कराए। इसके लिए वो जजिया कर देते थे। इस साथ ही साथ मिलिट्री सर्विस में भी अगर आपको नहीं जाना है तो आप जजिया टैक्स दे के उससे बच सकते हैं। ये जो उस समय के इम्परर थे, इसके लिए नॉन मुस्लिम पे ख़ास तौर से ये टैक्स लगाते थे। लेकिन ये जो मुस्लिम इम्परर थे उनके लिए तो ये एक अच्छा था कि भाई उन्हें एक वेल्थ की प्राप्ति होती थी, एक फाइनेंशियली उनको अच्छा लाभ होता था। लेकिन जो जो लोग जजिया पे करते थे उनके लिए ये बहुत ही ह्यूमिलेटिंग था, बहुत ज़्यादा अपमानजनक था। क्योंकि ये क्या होता था कि ऐसा कहा जाता था कि आप जजिया अगर आपको नहीं देना है तो आप इस्लाम कबूल कर लीजिए। अगर आप इस्लाम कबूल कर लेते हैं तो जजिया नहीं देना पड़ेगा। तो एक तरह से ये भेदभाव वाला था, तरीका था जो नॉन मुस्लिम थे उनके लिए। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम। तैमूर। तैमूर जो था एक बहुत ही ब्रूटल अटैकर था, जो कि जिसने इंडिया पर सेंट्रल एशिया से इसने नॉर्थ वेस्ट इंडिया पर अटैक किया है और दिल्ली पे बहुत ही विध्वंसकारी हमला किया था उसने, बहुत ही लूटपाट मचाया था। ये सब उसके मैंने ये सब लिखा हुआ ऐसा मिला है उसके बारे में कि वो तैमूर जो था उसने ऐसा किया था। इसने बहुत सारा धन और वेल्थ वगैरह इकट्ठा किया और बहुत सारे लोगों को मारा और बहुत शहर के शहर इसने बर्बाद कर दिए इंडिया में। और उसके बाद ये सबको रौंदता, पूरे इंडिया नॉर्थ वेस्ट इंडिया को लगभग रौंदता हुआ ये वापस सेंट्रल एशिया की तरह चला गया। इसके बाद ही इसी समय लोदीज जो सल्तनत डायनेस्टी में अंतिम डायनेस्टी था लोधी का, उन लोगों का राइज हुआ। उस समय इनका फाउंडेशन हुआ। ये जो तैमूर था उसका अटैक करने का दो कारण था। पहला तो वो
वेल्थ के लिए अटैक किया कि लूटपाट से वेल्थ ले लेंगे, जहाँ भी हम लड़ाई करेंगे या जहाँ भी अटैक करेंगे खूब लूट खसोट मचाएंगे और वहाँ से बहुत सारा वेल्थ लेके हम जाएंगे। साथ ही साथ ये एक कारण था काफिर, जिसको आप लोग काफिर बोलते हैं, इन्फिडल्स। ये कहता था ये कि जो बाकी लोग हैं वो उनके इन्फिडल्स के वेल्थ को लेके मुझे जाना है, और इसके लिए वो अटैक करता था। क्या क्या कारण था दो तैमूर का? कि वॉर विद द इन्फिडल्स एंड वेल्थ ऑफ द इन्फिडल्स। वो उनसे लड़ाई करना चाहता था, जिसको वो काफिर, जो कि गैर मुस्लिम लोगों को वो कहता था कि ये काफिर हैं। जो गैर मुस्लिम लोग हैं वो इन्फिडल्स हैं या काफिर हैं, और उनके वेल्थ को लेके वो यहाँ से मैंने लूटपाट मचा के वो यहाँ से चला गया। उसके बाद ही लोदी डायनेस्टी का स्टैब्लिश हुआ। इसमें एक टर्म है इन्फिडल्स। इन्फिडल्स का मतलब ये होता है समवन हु डज नॉट शेयर द फेथ फॉर ए गिवन रिलीजन। गिवन रिलीजन, जो तैमूर का रिलीजन था वो इस्लाम था, इसलिए वो अदर रिलीजन वालों को इन्फिडल्स बोलता था, या अब ऐसा बोला जाता है। तो आज के इस चैप्टर में इतना ही, और बाकी के चैप्टर में आगे के टॉपिक्स में अगले वीडियो में कवर करूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।